हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो हमने आज से हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ भी शुरू कर दी है। जैसे ज्योग्राफी में चल रही है, उसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं अभी तक तो ज़रूर उनको देखिएगा, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम आबकारी और एसआई आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड भी प्रश्नों का अच्छा है। हमें व्यतीत नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है हिस्ट्री का। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो जो सप्तांग सिद्धांत की विचारधारा का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था दोस्तों? वो क्या था? कौटिल्य ने, जिनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी। और दोस्तों किस पर आधारित थी ये? इकोनॉमी पे आधारित नहीं थी दोस्तों, ये राजनीति पर आधारित थी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी। तो दोस्तों सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा नहीं था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जनपद, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है मित्र, चौथा है कोस। तो इसमें से आपको जो 7वें अंग का एक अंग है वो बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मित्र, जो कि अंतिम सप्तांग सिद्धांत था। तो दोस्तों मैं आपको सप्तांग सिद्धांत बता देता हूँ यहाँ पर सातों के सातों। तो पहला कौन सा था दोस्तों? आपको लिख लेना है। पहला था राजा सिर, अमात्य आँख, और जनपद जंघा, और दुर्ग बाह, और कोस मुख को कहा जाता था, और दंड बल सेना थी जो उसको मस्तिष्क, और मित्र कान। तो मित्र किसका प्रतीक था दोस्तों? मित्र तो ये कान का प्रतीक था दोस्तों। तो आपको ये भी नोट करना है, और मैंने सातों आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो दोस्तों ऐसा ही थोड़ा डेप्थ लेवल में ही जाएगा आयोग। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है सूत पिटक, चौथा है महावामसा। तो दोस्तों ये मिस्टेक होगी यहाँ पे, थोड़ा ये महावामसा होगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर को चुनना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बौद्ध ग्रंथ मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है वो महावामसा में मिलता है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, अनेकों बौद्ध ग्रंथ लिखे गए दोस्तों, उनमें से अलग अलग वंशों की जानकारी मिलती है। तो अशोक का विवरण महावामसा में मिलता है। और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक तो आपने पढ़े भी होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो सत्य है, सत्य नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दूसरा ऑप्शन है पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे। तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा। और चौथा ऑप्शन है भरूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। तो दोस्तों आपको सही आंसर का चयन करना है। डिफिकल्ट ऐसे ही, अगर आपको एसआई की जॉब अचीव करनी है तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर यूकेपीएससी ने भी बना रखा है एक बार का, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर ऑप्शन डिजाइन किए हैं। तो पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ पुरोहित थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो ये शुंग वंश के समकालीन थे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। बाणभट्ट हर्ष के टाइम पे आया था, 6वीं सदी के आसपास में आया था दोस्तों बाणभट्ट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऐसे एलिमिनेट करना है दोस्तों। अगर आपको डीपली आपने पढ़ा हुआ है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर आंसरों को। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन देख लेते हैं, भरूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र सिंह को दिया जाता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका सत्य कथन नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? ये सी हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त। उपाधियों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आपने प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे। तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, और तीसरा ऑप्शन है अमोघ वर्ष, और चौथा ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? ये दी गई थी समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि भी, और ये संगीत का विशेष यज्ञ था दोस्तों समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसने कहा था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तरी श्रीलंका पे राजराज प्रथम ने क्या था दोस्तों? और संपूर्ण श्रीलंका पर किसने अधिकार कर लिया था दोस्तों? ये क्या था? राजेंद्र प्रथम ने। अमोघ वर्ष था, ये राष्ट्रकूट वंश का था दोस्तों। अमोघ वर्ष कौन था?
था? राष्ट्रकूट वंश का महानतम शासक था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था दोस्तों? ये था सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसने भी दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एग्जाम में कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे सबसे पहले, तो शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? ये चलाए थे सातवाहनों ने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग। तो दोस्तों आपको ये याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न ऐसे मिलान के लिए आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में अधिकारी दिए गए हैं, दूसरी सूची में विभाग दिए गए। महाबलाधिकृत सेनापति, महादंडनायक न्यायाधीश, संधि विग्रहक, युद्ध मंत्री, युद्धयाम शांति का विषय। ए डी ऑप्शन दिया है भंडागाराधिकृत, राजकोष का अधिकारी। तो दोस्तों इसको आपने मिलान करना है यहाँ पर। तो महाबलाधिकृत बोलते थे दोस्तों सेनापति को, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा पहला ही। और दूसरा है महादंडनायक, ये न्यायाधीश को ही कहते थे दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि विग्रह युद्ध मंत्री को कहा जाता था दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भंडागाराधिकृत किसको कहते थे? तो ये राजकोष का अधिकारी, तो बोलने से ही पता लग रहा है। तो इसका 1 2 3 4 ही हो जाएगा दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला और 6वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। और तीसरा है यहाँ पर समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऐसे कूट आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो कूट वाले प्रश्न भी बना रखे हैं यहाँ पर। तो कूट है यहाँ पर, पहला कूट है 1 और 2 सही है, या 2 और 4 सही है, या सी ऑप्शन है 1 2 और 3 सही है, या सभी सही हैं। तो दोस्तों आपको देख लेना है, एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। पहला ऑप्शन है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दूसरा है गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुप्त संवत किसने चलाया था दोस्तों? ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत कब चलाया था? 319 ईस्वी में चलाया था। 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में चलाया था दोस्तों गुप्त संवत। गुप्त संवत और शक संवत किसने चलाया था? शक संवत चलाया था कनिष्क ने। तो शक संवत कनिष्क ने कब चलाया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में अगर आप माइनस करोगे यहाँ पर 319 में से 78 तो 241 आ जाएगा दोस्तों इसका। तो ये भी राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, ये संगीत वीणा वादन करता था दोस्तों समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य को की उपाधि, दोस्तों की हो जाएगा, ये की उपाधि धारण की थी। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि एक बार यूकेपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि सकारी किसे कहा जाता है? सकारी। तो सकारी किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है दोस्तों, जो गुप्त वंश का शासक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी इन्होंने। तो इन्होंने शकों का अंत कर दिया था दोस्तों, तो इसको सकारी कहा जाता है। और हुणों का अंत किसने किया था दोस्तों? अगर ऐसा आएगा कि हुणों का अंत किसने किया था दोस्तों? ये क्या था? स्कंदगुप्त ने। जो सबसे पहला हुण आक्रमण हुआ था दोस्तों, वो खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, स्कंदगुप्त के टाइम पे खुशनवाज। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि दोस्तों हुणों ने सबसे पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो खुशनवाज के नेतृत्व में किया था। उस टाइम पे भारत में कौन सी सत्ता स्थापित थी दोस्तों? उस टाइम पे थी गुप्त वंश की। और गुप्त वंश का राजा कौन था उस टाइम पे? स्कंदगुप्त था दोस्तों। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों हमको? तो ये जानकारी मिलती है भीष्म स्तंभ लेख के अनुसार ही प्रथम हुण आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के टाइम पे। तो जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को क्या कहा है दोस्तों? ये भी आपको नोट कर लेना है कि जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। तो मलेच्छ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी हुणों को कहा जाता है। वो तोरमाण एवं मिहिरकुल आपने पढ़ा भी होगा, ये प्रसिद्ध हुण शासक हुए थे दोस्तों, इनको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट मिल गए हैं आपको, यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिब्राह की थी? तो आदिब्राह की उपाधि किसकी थी दोस्तों? पहला है वत्सराज, दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा है मिहिर भोज और चौथा है नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों आपको देख लेना है यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को ही दोस्तों आदिब्राह की उपाधि से विभूषित किया गया। तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है तिरुक्कुरल। तो दोस्तों ये पढ़ने में भी थोड़े अजीब होते हैं, जितने भी तमिल भाषा के अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं। तो दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, पत्थुपातु। तीसरा है शिल्पाधिकारम। तीसरा है तोलकप्पियम। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, तिरुकुरल ही राइट आंसर है इसका। तमिल बाइबिल इसे कहा जाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं शिल्पाधिकारम किसने लिखी थी दोस्तों? इलंगो आदिगल ने लिखी थी। इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, आदिगल। तो इलंगो आदिगल ने लिखी थी शिल्पाधिकारम। और तोलकप्पियम किसने लिखी थी दोस्तों? तोलकप्पियम भी देख लेते हैं, तोलकप्पियम किसने लिखी? तो ये लिखी थी तोल्कापियर ने, तोल्कापियर, तोल्कापियर, पियर। तो दोस्तों अब ये भी याद रख लेने हैं, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? तो मणिमेखलाई भी एक तमिल ग्रंथ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कोवलन, बी ऑप्शन, और देख लेते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन है इलांगो आडिगल। तो इलांगो आडिगल तो मैंने बता दिया है आपको अभी, इलांगो आडिगल शिल्पाधिकारम का रचयिता है। और सतनार देख लेते हैं, और तिरुल्लुकातेवर। तो मणिमेखलाई के जो लेखक थे दोस्तों वो थे शीतले सतनार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सतनार, शीतले सतनार है इनका पूरा नाम, शीतले सतनार। तो शीतले सतनार ने लिखी थी दोस्तों, कि दोस्तों तिरकते तेवर ने। तो इन्होंने लिखी थी जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किसने लिखी थी दोस्तों? तो इन्होंने लिखी थी जीवक चिंतामणि, चिंतामणि। तो आपको नोट कर लेनी है, जीवक चिंतामणि किसने लिखी? तिरुक्तेवर ने लिखी थी दोस्तों। और इलांगो आर्टिकल तो मैंने बता दिया है आपको, शिल्पाधिकारम लिखी थी इन्होंने। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर तबकाते नासिरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मिनांसुल सिराज, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है वाकपति, चौथा है यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, तो तबकाते नासिरी लिखी तो दोस्तों मिनाज उल सिराज ने। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अलबरूनी को देख लेते हैं दोस्तों, अलबरूनी किसके टाइम पे आया था दोस्तों? तो अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के टाइम पे। और जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की एक प्रमुख पुस्तक है दोस्तों तारीख़ फिरोज़शाही। तारीख़ फिरोज़शाही किसने लिखी थी दोस्तों? तारीख़ फिरोज़शाही। तो तारीख़ फिरोज़शाही लिखी थी दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने। 11वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो दोस्तों ये तो प्रश्न पता नहीं कितनी बार यूकेपीएससी ने पूछ लिया है। तो दोस्तों यूकेपीएससी बार बार रिपीट करता है प्रश्नों को, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं जितने भी यूकेपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना रखे हैं। तो यूकेपीएससी ज़्यादातर रिपीट करता है क्वेश्चनों, इसलिए मैंने ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से भी रखे हैं यहाँ पर 1-2। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, उसने किताब उल रिहला की रचना करी थी दोस्तों। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तारीख़ फिरोज़शाही। तारीख़ फिरोज़शाही तो जियाउद्दीन बर्नी ने अभी बताया था मैंने आपको, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी दोस्तों तारीख़ फिरोज़शाही। तो दोस्तों 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहधारन कहलाते थे? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अरब व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है कलंदर, तीसरा है फारसी खुशनवीस और चौथा है सैयद। तो दोस्तों जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद। तो जो अरबियों ने जब भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो अरब आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? सबसे पहला तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो कब आक्रमण किया था इसने? ये किया था 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। तो उस टाइम पे सिंध का राजा कौन था दोस्तों? तो दाहिर था उस टाइम पे सिंध का राजा। तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि कौन था उस टाइम पे सिंध का राजा, भारत में कौन सी सत्ता स्थापित थी उस टाइम पे? तो ये थे हिंदुशाही राजवंश दाहिर। तो उस टाइम पे दाहिर वहाँ पे शासन कर रहा था। तो सैयद दोस्तों ये बाद में आया था, सैयद वंश, वो वाले सैयद नहीं है दोस्तों। उस टाइम पे कोई उपाधि रही होगी सैयद की किसी की, तो ये सैयद हो जाएगा दोस्तों। और कलंदर को तो बाबर ने उपाधि धारण करी थी, कलंदर की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13वां, चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है चोल कला, दूसरा है गंधार कला, तीसरा है गुप्त कला और चौथा है मौर्य कला। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल कला।
चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में यूकेपीएससी ने भी पूछ रखा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न, तोल्काप्पियम किसका नाम है? पश्चिमी भारत में एक बावड़ी, तमिल व्याकरण की एक पुस्तक, तमिल भक्ति कवियों का एक संग्रह या कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। एक किसने लिखी थी? तोल्काप्पियर ने लिखी थी। तोल्काप्पियर लिखी थी दोस्तों। ये संगमकालीन कवि थे दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बार बार, तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेने हैं। अगला 15वां प्रश्न है यहाँ पर, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था दोस्तों तक्कोलम का युद्ध? चोल व उत्तर चालुक्यों के मध्य, दूसरा है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, तीसरा ऑप्शन है चोल और होयसल के मध्य, और चौथा है यहाँ पर चोल और पांड्यों के मध्य। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 949 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो राष्ट्रकूट शासक कौन था दोस्तों उस टाइम पे? वो था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय हो जाएगा दोस्तों, आपको नोट डाउन करता रहना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण तृतीय ने उस टाइम पे नेतृत्व किया था राष्ट्रकूटों का। और चोलों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? चोलों का नेतृत्व किया था परांतक प्रथम ने। तो चोलों का नेतृत्व किया था परांतक प्रथम ने, परांतक प्रथम। तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेना है, परांतक प्रथम था उस टाइम पे चोलों का राजा, और राष्ट्रकूटों का कृष्ण तृतीय था दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, तो सब बता दिया है दोस्तों मैंने आपको। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला 16वां प्रश्न है यहाँ पर, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया। दूसरा, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आपको एग्जाम में अगर आपने डीपली पढ़ा हुआ है तो आप काट सकते हो आराम से। तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों ये तो सबसे पहले की थी बलबन ने। दीवान अर्ज किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था दोस्तों, जिसने रक्त और लौह की नीति भी चलाई थी। किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। दूसरा ऑप्शन है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तो दोस्तों ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तो दोस्तों उसका भतीजा बैठा फिरोज शाह तुगलक, न कि उसका चाचा था दोस्तों। और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलामों का अलग विभाग किसने स्थापित किया था दोस्तों? ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। और नहर प्रणाली को किसने विकसित किया था? नहरों का जाल किसने बिछाया था दोस्तों? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था दोस्तों। और सल्तनत काल का स्वर्णिम युग भी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम को कहा जाता है दोस्तों। एक दो फैक्ट और बता देता हूँ। अदा और बिक नामक सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ऐसे भी आ जाता है कि पहले कौन सी विजय प्राप्त की उसने, उसके बाद कौन सा आक्रमण किया या कौन सी विजय प्राप्त करी। तो दोस्तों ऐसे सीरियल में लगाने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है रणथंबोर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है वारंगल, चौथा है चित्तौड़। तो हमको इनको क्रमशः लगाना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन कूट दिए गए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 या 3 4 1 2 या 2 1 4 3। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 4 2 3 1। तो राइट आंसर देखना है हमको। देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इनको। तो सबसे पहले विजय की थी दोस्तों इसने गुजरात विजय करी थी, गुजरात विजय। तो गुजरात विजय कब करी थी दोस्तों इसने? ये की थी 1298-99 के टाइम पे, 1298 में। और जो रणथंबोर विजय करी थी दोस्तों उसके बाद इसने ये करी थी 1301 में। तो 1301 सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, उसके बाद रणथंबोर, और इसके बाद चित्तौड़ में करी थी दोस्तों इसने 1303 में। तो 1303 में चित्तौड़ विजय कब करी थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1303 में, जब महारानी पद्मिनी के प्यार में पागल हो गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बात कब की है? 1303 ईस्वी की है दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मूवी भी देखिए हो गया आपने पद्मावत, तो उसमें भी बताया गया है। तो पहला हो जाएगा गुजरात, उसके बाद हो जाएगा रणथंबोर, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़, उसके बाद वारंगल हो जाएगा। तो
वारंगल, तो वारंगल वालों ने तो इसको हराया था दोस्तों एक बारी, काकतीय शासक थे जो वारंगल वहाँ के, तो उन्होंने हरा दिया था इसको 1303 में, पर उसके बाद इसने फिर से विजय प्राप्त कर ली थी वहाँ पे। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा पहला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर सी मिल गया है 2 1 4 3, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 18वां प्रश्न है दोस्तों, रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंस्टन ने क्या माना है। तो दोस्तों एल्फिंस्टन एक लेखक था उस टाइम पे, तो उसने क्या माना है देख लेते हैं। उसका स्त्री होना, या खुद से प्रेम करना, या पर्दा प्रथा त्यागना, या तुर्की अमीरों का विरोध करना। तो क्या था मुख्य कारण उसका, स्त्री होना ही दोस्तों उसका मुख्य कारण था। वरना रजिया सुल्तान तो दिल्ली की प्रथम शासिका थी दोस्तों उस टाइम पे, जो चोगा और टोपी लगा के सिंहासन पर बैठती पहली महिला शासिका थी दिल्ली की दोस्तों। एक कौन थी, रजिया सुल्तान। 1236 से 40 तक इसने शासन किया। तो यूकेपीएससी ने एक बार पूछ भी लिया था कि दोस्तों कब से कब तक इसका टाइम पीरियड रहा, तो 4 साल ही शासन किया था दोस्तों। तो विरोधी वहाँ पर इसके विरोध में कई लोग आ गए थे, वहाँ पर गुट बन गए थे। तो दोस्तों उसका स्त्री होना ही मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19वां प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों बलबन ने, तूतीय हिंद, केसरे हिंद, या जिले इलाही, या दीने इलाही। तो ये हिंद कौन था दोस्तों, ये था अमीर खुसरो। तोता ये हिंद भी इसी को बोलते थे। तो ये कौन था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 7 दिल्ली शासकों के दरबार में रहा था दोस्तों अमीर खुसरो 7। तो कितना लंबा टाइम पीरियड रहा अमीर खुसरो का, इसने बहुत सारी रचनाएं भी करी थी, इसलिए इसको तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों। और दूसरा यहाँ पर केसर ए हिंद, तो ये तो अंग्रेजों के टाइम की उपाधि थी दोस्तों, जो गांधी जी को दी थी अंग्रेजों ने। और जिले इलाही, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिले इलाही की उपाधि धारण किसने करी थी, बलबन ने करी थी। एक छत्र की उपाधि जो ईश्वर की छाया को मानता था दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दीने इलाही तो अकबर के टाइम पे आई थी दोस्तों, दीने इलाही धर्म चलाया था दोस्तों किसने, अकबर ने। दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है। तो तारीख फिरोजशाही, फतवात फिरोजशाही, तुगलकनामा, और अगला यहाँ पर फतवा ये जहांदारी। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन गया तो पहला ऑप्शन डाल देगा यहाँ पर कि तारीख फिरोजशाही, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तारीख फिरोजशाही किसने लिखी थी, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी दोस्तों, और हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था ये। और दूसरा है यहाँ पर फतवात ए फिरोजशाही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फतवात ए फिरोजशाही किसने लिखी थी, ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तुगलकनामा किसने लिखी थी दोस्तों, तो ये लिखी थी अमीर खुसरो ने, तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी थी दोस्तों। और अगला देख लेते हैं यहाँ पर, अगला है यहाँ पर फतवा ये जहांदारी, तो दोस्तों ये भी लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। तो दोस्तों चारों ऑप्शन बता दिए हैं मैंने आपको, चारों किसने किसने लिखी थी। तो दोस्तों राइट आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आपको अच्छे से याद रख लेना है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी थी, तो ये थी फतवात ए फिरोजशाही। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, रोज़ मैं आपको ऐसे ही 20-20 प्रश्न करके वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, और ऐसे ही सिलेबस को कवर करेंगे जब तक एसआई का एग्जाम होता है। आबकारी एसआई हो गया जैसे आगामी एग्जाम, और आरओ उसमें भी 200 नंबर का पूछा जाना है, जीएस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये क्लासें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।